हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 162 और इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 126। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक दिन में कम से कम 3 टेस्ट कराऊं, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और इसके अलावा उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का। तो ये तीनों टेस्ट सीरीज होंगी तो ग्रुप सी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करती है और साथ ही जो आपका अपकमिंग एग्जाम है ईओ और टीआई का, उसको भी फुलफिल करती है, क्योंकि उसका सिलेबस सेम है भाई। उसमें सामान्य हिंदी पूछी जानी है 100 मार्क्स की और 200 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर होना है, जिसमें 60 नंबर का उत्तराखंड भी पूछा जाएगा। तो सभी के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक टेस्ट सीरीज हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। बंदी रक्षक का जिनका एग्जाम है भाई, बंदी रक्षक एग्जाम वाले अभी भी टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। और जिन लोगों का ईओ और टीआई का एग्जाम है, उनके लिए आज ये जो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स था वो चैनल पे पब्लिश कर दिया है। हालांकि टेस्ट इसमें आपको 16 अक्टूबर से मिलेंगे, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले करने का रीज़न यह था क्योंकि इसमें एक कूपन कोड आपको दिया गया है। तो इन 7 दिनों तक ये कूपन कोड रहेगा, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो भी लोग उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कूपन कोड का लाभ ज़रूर उठाएं। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है ईओटीआई के लिए 20 प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स है, उस लिंक पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी चलिए, आज 2 टेस्ट होंगे। पहले हम देखेंगे अभी उत्तराखंड जीके टेस्ट, उसके बाद जैसे ये टेस्ट समाप्त होगा आपका 9:30 बजे से आपका जीएस का टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, जीएस टेस्ट आज 126 होगा, उसको भी देखना। अब देखिए, मैं 3 टेस्ट तो फिर भी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर के और अन्य जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो देने की कोशिश करूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज, कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कीड़ा जड़ी, जिसको देखिए हिमालयन वाइग्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसको यार्सा गंबू भी कहा जाता है, इसका जो वानस्पतिक बॉटनिकल नेम है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑफियोकार्डिसेप्स साइनेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूच नामक आभूषण किस जनजाति की महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है? तो सूच नामक एक आभूषण होता है और ये जो सूच आभूषण है इसको धारण करने वाली जनजाति है आपकी जौनसारी जनजाति। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जौनसारी समुदाय में ये काफी ज्यादा प्रचलित है। ऐसे देखिए, भोटिया जनजाति से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि भोटिया जनजाति का जो प्रमुख आभूषण होता है कौन सा होता है, भोटिया जनजाति के परिधान कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि भोटिया और जौनसारी में ही, और सबसे ज़्यादा तो देखा जाए भोटिया समुदाय में ही आभूषण जो है, पारंपरिक आभूषण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप सर्च करके देखना है, उत्तराखंड के आभूषण वाली, उसमें मैंने बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जौनसारी। ठीक है, जौनसारी समुदाय का है ये सूच आभूषण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो रावल, देखिए रावल जो ब्राह्मण होते हैं, ये बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी होते हैं, रावल पंडित। और इनका जो क्षेत्र है वो है केरल का क्षेत्र। केरल यानी कि मालाबार जो तट है, केरल का जो तट है ना, उसी को तो मालाबार तट कहा जाता है। तो ये केरल से चुने जाते हैं। कभी मालाबार ना देखे वो केरल दे देगा ऑप्शन में, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो केरला के ब्राह्मण होते हैं ये बद्रीनाथ धाम के पुजारी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उपनाम से क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तराखंड में धरती पुत्र किसे कहा जाता है, गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे उत्तराखंड का गांधी, पहाड़ का गांधी, कुमाऊं का गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जंगली किसे कहा जाता है, तो एप्पल मैन पूछ लेता है। तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है आपका कुंवर सिंह नेगी जी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कुंवर सिंह नेगी जी, इनको गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष कौन सा है? तो गढ़वाल राइफल्स, देखिए गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी 1887 में। ठीक है, प्रारंभ में इसकी स्थापना अल्मोड़ा में होती है मई में। उसके बाद नवंबर में इसका मुख्यालय कालो का डांडा लाया जाता है और कालो का डांडा 1890 में बन जाता है लैंसडाउन, क्योंकि उसमें भारत का वाइसराय था लैंसडाउन। और गढ़वाल राइफल्स का जो युद्ध घोष है वो है जय बद्री विशाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जय बद्री विशाल। और वहीं मैं बात करूं के आर यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट, तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो हमारा युद्ध घोष है, जय घोष है, वह कालिका माता की जय। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो आपको इजी भी लगते होंगे। नए लोगों के लिए तो ठीक है, पुराने लोग सोचते होंगे इजी है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो बार बार एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इनको टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो नैनीताल में देखिए सबसे पहला जो भूस्खलन हुआ था 1867 में हुआ था।
उस समय हेनरी रैमजे कमिश्नर था। और जब 1867 का जो ये भूस्खलन हुआ पहला नैनीताल में, तो इसको देखते हुए इसने हिल साइड सेफ्टी कमेटी की भी स्थापना की थी इसी वर्ष में, ठीक है, क्योंकि ऐसे भूस्खलन होंगे तो उससे निपटने के लिए और अन्य चीज़ों से। उसके बाद देखिए इसके 13 वर्षों के बाद नैनीताल में एक बार फिर से भारी भूस्खलन हो जाता है, और ये वर्ष था आपका 18 सितंबर 1880, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 सितंबर 1880 को आपका नैनीताल में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड फिर से हो गया था। चमोली स्थित बैरास कुंड किससे संबंधित है? तो देखिए अलग अलग कुंड है, नारद कुंड हो गया, गौतम कुंड हो गया, ठीक है, और ऐसे गर्म कुंड है, तप्त कुंड है। बैरास कुंड भी भाई चमोली में है, और ये रिलेट करता है किससे? आपका दैत्येंद्र से, ठीक है। दैत्येंद्र यानी कि रावण से, दशानन, रावण की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। रावण से रिलेट करता है बैरास कुंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा कुंड है जो रावण से रिलेट करता है? तो ये बैरास कुंड है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली प्राचीन जाति इनमें से कौन सी है? तो इनमें से कौन सी प्राचीन जाति है भाई जिसको मुंड और सबर नाम से भी जाना जाता है? तो इस जाति का नाम है कोल जाति, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल जो है मुंड और सबर नाम से भी जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नंदा देवी पे जब चढ़ाई की जाती थी, नंदा देवी का ट्रैक खुला हुआ था, तो चढ़ाई करने काफ़ी पर्वतारोही यहाँ से गुजरते थे। लेकिन इससे क्या होता था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का जो जो वहाँ की इकोलॉजी थी, इकोसिस्टम था, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको जल्दी ही रिजर्व क्षेत्र बनाया, और फाइनली नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1982 में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1982 में स्थापित हुआ था ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राजवंश की तुलना राम राज्य से की जाती है? बताइए कौन सा राजवंश है भाई उत्तराखंड का जिसकी तुलना राम राज्य से होती है? यानी कि उस समय जो राजपाट था वो राम का जो राज्य था उसकी तरह ही था, ऐसा बोला जाता है। तो ये हमारा वंश था कत्यूरी राजवंश, ठीक है। कत्यूरी जो था धर्मवंश था ये, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने नियम कानून अनुशासन को लेकर। प्रजा को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होने देते थे, और राजा उत्तरदायी रहता था हमेशा। इसीलिए कत्यूरी राजवंश को राम राज्य या धर्म राज्य भी कहा जाता है उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कत्यूरी काल को ही कहा जाता है उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरवर्ती किस पंवार राजा को अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो बताइए कौन सा उत्तरवर्ती पंवार शासक था जिसने सबसे पहले अपने नाम से किसी शहर की स्थापना की थी? तो सब देखिए उत्तरवर्ती का मतलब है, देखिए जब पंवार वंश जब समाप्त हो जाता है, पतन हो जाता है खुड़बुड़ा युद्ध के बाद, प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त होता है ना, तो बीच में लगभग 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल का जो सिंहासन है वो भी खाली रहता है। उसके बाद जो हमारा उत्तरवर्ती पंवार शासन आता है, इसमें इसको स्थापित करने वाले शासक थे सुदर्शन शाह, जो कि राजधानी को टिहरी ले जाते हैं फिर। और उत्तरवर्ती पंवार शासकों में पहला शासक जिसने अपने नाम से कोई शहर बसाया था वो था प्रताप शाह, ठीक है, ऑप्शन बी, जिसने प्रताप नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप शाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, इसका शीर्ष निकाय उत्तराखंड में कौन सा है? देखिए उत्तराखंड में जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, यानी कि एमएसएमई इनको कहा जाता है। तो एमएसएमई का मतलब यहाँ पे हो गया आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें जो इनको कंट्रोल करता है और इनका शीर्ष निकाय है वो है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। तो सी आंसर बिल्कुल सही है इसमें। बाकी देखिए उत्तराखंड के जो बड़े कॉर्पोरेट वर्ड हैं, कॉर्पोरेट वर्ड को जो शीर्ष निकाय है, जैसे कि रुद्रपुर वाला है कॉर्पोरेट नहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसकी स्थापना की गई? सिडकुल की, ठीक है, सिडकुल। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड इसको कहा जाता है सिडकुल। सिडकुल के अंतर्गत देखिए 3 एरियाओं में सिडकुल विस्तृत है, एक है आपका रुद्रपुर उधमसिंह नगर जनपद में, एक हरिद्वार जनपद में, और तीसरा देहरादून में सेलाकुई में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने जनपदों में सिडकुल का विस्तार देखने को मिलता है, तो 3 जनपदों में स्पेशली। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तराई को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि
आपका उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद का समय। तो 1850 के बाद की अगर बात हो रही है और तराई क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात हो रही है तो बस एक ही नाम याद आता है, वो है किंग ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं का बेताज बादशाह, बिना मुकुट का राजा, जो कि था हेनरी रैमजे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैमजे ने भाई तराई को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया, इसीलिए हेनरी रैमजे को आपने पढ़ा भी होगा। रैमजे को कहा जाता है तराई या भाबर का विश्वकर्मा। क्वेश्चन बनता है ना, भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रैमजे को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गांव में पांडव चौराहा किस जनजाति की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी जनजाति है भाई जिनके गांव में आपको एक पांडव चौराहा या चौराहा देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको देखने को मिलेगा जौनसारी समुदाय में। ठीक है, जौनसारी समुदाय में पांडव चौराहा होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जैव विविधता क्षेत्र 3 जनपदों में विस्तृत है? तो बताना है इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है जो कि 3 जनपदों में फैला हुआ है, 3 जनपदों में विस्तार देखने को मिलता है जिसका, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भाई, ये भी आपका 3 जनपदों में है भाई। अगर बात करें राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपका 3 जनपदों में है। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही ये जो है 3 जनपदों में विस्तृत है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन डी में होता कार्बेट, तो कार्बेट केवल 2 जनपदों में विस्तृत है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, बाकी नंदा देवी राजाजी 3-3 जनपदों में फैले हुए हैं। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम क्या वर्णित किया गया है? तो केदारखंड देखिए, गढ़वाल का जो एरिया है उस भूभाग को केदारखंड बोला गया है पुराणों में, और जो कुमाऊं का क्षेत्र है उसको मानसखंड बोला गया है। और इसी केदारखंड में गोपेश्वर चमोली, जो गोपेश्वर है उसको गोस्थल के नाम से संबोधित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, गोस्थल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पे स्थित है? तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स का मतलब सुगंधित पौधों से संबंधित एक संस्थान, ठीक है, केंद्र। तो सुगंधित पौधों का जो प्लांट वाला जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है, यह आपका दिए गए विकल्पों में सेलाकुई देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलाकुई में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश काल में टिम्बर पड़ाव नामक बाजार कहाँ स्थित था? देखिए, यूके ट्रिपल एससी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा पेपर आप देखो, वहां पर आयोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि ऐसे ऐसे बाजारों का नाम पूछा जो कभी किसी ने सुना हो। ऐसे दोस्तों आपका ब्रिटिश काल में टिम्बर बाजार या टिम्बर पड़ाव था, जो कि हल्द्वानी में स्थित था। ठीक है, हल्द्वानी। तो टिम्बर पड़ाव स्पेशली हल्द्वानी के काठ गोदाम के एरिया को कहा जाता था। काठ गोदाम जो था ना, काठ मतलब लकड़ी, गोदाम मतलब भंडार, लकड़ियों का भंडार, इसीलिए काठ गोदाम को टिम्बर पड़ाव भी कहा जाता था। ऐसे ही हल्द्वानी में जिस स्थल पर अंग्रेज डेरा डालते थे उसको गोरा पड़ाव कहा जाता था, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही भोटिया लोग जहाँ पर व्यापार करने हल्द्वानी में आते थे उसको भोटिया पड़ाव कहा जाता था, जो आज भी विद्यमान है। ठीक है, और हल्द्वानी का जो नाम पड़ा वो हल्दू की पेड़ की वजह से पड़ा था। और हल्द्वानी नाम किसने दिया था? तो ये विलियम ट्रेल ने ही दिया था। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना है? तो देखिए, उत्तराखंड में नया पंचायती राज अधिनियम जो आया था ये 4 अप्रैल 2016 को लाया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 4 अप्रैल 2016। लास्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर राज्य का सर्वाधिक निर्धनता वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए, 2021-22 का जो सर्वेक्षण हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसके आधार पे ये पता चलता है कि राज्य का सबसे गरीब जो जनपद है वो आपका अल्मोड़ा जनपद है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अल्मोड़ा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज हमारा उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 162। ठीक है, आई थिंक मेरे को लगता है कि आपने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जीएस का टेस्ट भी देखने को मिलेगा चैनल पे, तो बने रहिएगा। अभी थोड़ी देर में जीएस का टेस्ट भी आपका शुरू हो जाएगा। बाकी यार, हमेशा की तरह बोलूँगा जाने से पहले कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और जो भी टेस्ट सीरीजें चल रही हैं और जो भी आने वाले एग्जाम है उनके लिए, जैसे अभी आरओ के लिए भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, लेकिन आरओ की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी लगभग आएगी नवंबर में। ठीक है, नवंबर दिवाली के बाद आएगी वो, मान के चलिए। ठीक है, उसमें भी आपका ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, उसमें 10 या 12 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट रहेंगे, क्योंकि उसमें रीजनिंग का पोर्सन भी है। तो 15 नवंबर के बाद ही आएगी वो। अभी EOTI की जो टेस्ट सीरीज आ रही है उसमें इनरोल कीजिए और जो कूपन कोड है उसका भी लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को विराम दूंगा, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।